हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि कल हमने आपको अगली वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि डोबेराइनर का त्रिक नियम किसे कहते हैं और न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, ये हमने बता दिया था। और फिर उनकी कमियां भी बताई थी कि किन कमियों की वजह से न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया था। तो जब डोबेराइनर फेल हो गए, फिर न्यूलैंड आए और उसके बाद आए कौन? मेंडलीव। तो आज हम इसमें मेंडलीव को पढ़ेंगे कि मेंडलीव ने अपने नियम में क्या किया था और फिर संशोधित सारणी जो बनाई थी उसमें क्या हुआ था। तो आज पूरे मेंडलीव के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज के लिए आपका टॉपिक है पार्ट नंबर 2 में मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो जो उनका नियम था उनको सीखेंगे। क्या बताया हमने? नियम को सीखेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये क्यों आए, ये इसलिए आए क्योंकि न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हो गया था। और फेल हो गया था तो हमने बताया था किस लिए फेल हुआ था। सबसे पहली बात तो उनका जो नियम था वो सिर्फ हल्के तत्वों पर ही लागू हो पाया। जब नोबेल गैसें आई जिनका अष्टक पूर्ण था, उन पर फिर इनका ये जो नियम था ये काम नहीं कर रहा था। और क्या बताया था? कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। आगे इनका जो ट्रिक थी कि जो पहले तत्व का गुणधर्म होगा 8वें तत्व के गुणधर्म से मैच करेगा, तो ये नहीं हो रहा था। इसलिए फिर और एक चीज सबसे बड़ी बात, इन्होंने कमेंटमेंट गलत कर दी थी कि जो 56 तत्व उस समय ज्ञात थे उसमें से उन्होंने कहा कि अब आगे जीवन में कभी भी 56 तत्व से अधिक खोजे नहीं जाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी कमिटमेंट थी। तो आज हम सीखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले इनका हम आपको नियम लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते। क्या लिखा था उन्होंने? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। समझ में आया? क्या बताया हमने कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अच्छा, सब चीज तो समझ में आ गया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी कि आवर्ती फलन किसे कहते हैं। आवर्ती फलन का जो न्यूलैंड ने नियम दिया था कि जो पहला वाला तत्व होगा वो 8वें वाले तत्व के गुणधर्म के समान होगा, कुछ ऐसा ही लॉजिक इस आवर्त फलन का है। क्या कहा कि तत्वों के भौतिक मतलब फिजिकल एंड केमिकल्स प्रॉपर्टीज उनके परमाणु भारों के एटॉमिक्स नंबर के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है? आवर्ती फलन का मतलब होता है कि जिस गुणधर्म का तत्व पहले आया है ना, जिस गुणधर्म का तत्व पहले आया है, सारणी में कुछ आगे बढ़ने पर उसी तरह के गुणधर्म का तत्व दोबारा पुनरावृत्ति होती है। इसी को बोलते हैं आवर्ती फलन। क्या समझा? कि जो जिस गुणधर्म का पहला तत्व आया उसी गुणधर्म का उस सारणी में कुछ आगे बढ़ने पर हमें उसी गुणधर्म का तत्व दोबारा मिल जाता है, उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं आवर्ती फलन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा भाई। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि किसी चीज की पुनरावृत्ति हो। तो जो तत्व पहले आया है उस तत्व के जब हम सारणी में आगे बढ़ेंगे तो उसी गुणधर्म का तत्व फिर मिल जाता है। इसी को बोलते हैं आवर्ती फलन। तो आपको पता हो गया कि इन्होंने क्या किया, रासायनिक एवं भौतिक गुणों से बनने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया और हाइड्रोजन को बोल दिया कि ये हाइड्राइड होंगे। क्या होंगे? हाइड्राइड होंगे। और ओ को बोल दिया कि ये ऑक्साइड होंगे। क्या होंगे? ऑक्साइड होंगे। क्या बोला?
कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि जब उनका नियम फेल हुआ, किसका, न्यूलैंड का अष्टक नियम फेल हुआ, तब ये कब आए थे, 1869 में आए थे। और उस समय ज्ञात तत्व कितने थे, 63 ज्ञात तत्व थे। ये भी पूछ लेता है कि मेंडलीव के समय में कितने तत्व ज्ञात थे, तो 63 थे, 63 तत्व ज्ञात थे। और ये आए थे 1869 में मेंडलीव जी। और इन्होंने फिर अपने, क्योंकि सब लोग क्या लेके चल रहे थे, परमाणु भार, और ये भी परमाणु भार को लेकर ही चले। इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन क्या होता है, इसका मतलब भी हमने समझा दिया। तो इन्होंने दो मूल इकट्ठा किए, एक हाइड्राइड और एक ऑक्साइड। इन्होंने देखा कि ये सभी तत्वों के साथ काफी मात्रा में रिएक्शन कर रहे हैं। तो क्या कहा, तत्व से बढ़ने वाले हाइड्राइड, तत्व से जो एलिमेंट होगा उस तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों का मूलभूत गुणधर्म बनाया गया। क्या बनाया, इन्होंने ये मान लिया कि जो ये हाइड्राइड है ना और ये जो ऑक्साइड है, इनको क्या कहा, तत्वों के, इनको सूत्र के तत्वों का एक मूलधर्म गुणधर्म मान लिया, मूल गुणधर्म मान लिया कि यही अब साथ में चलेंगे और इन्हीं से हम सारणी तैयार करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही को क्यों लिया, बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन को क्यों लिया या ऑक्सीजन को ही क्यों लिया, क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अत्यंत सक्रिय होते हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया गया, इसको हाइड्राइड माना गया और इसको ऑक्साइड माना गया। क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्यों लिया गया। इन्होंने 63 कार्ड लिए, समझ लो 63 तत्व ज्ञात थे और 63 कार्ड लिए और उन पर सारे तत्वों के गुणधर्म को लिख दिया। क्या क्या, इन्होंने 63 कार्ड अवेलेबल थे, क्योंकि 63 तत्व ज्ञात थे तो 63 तत्वों को उन्होंने ले लिया। फिर क्या किया, 63 तत्वों का कार्ड बनाया और उन पर सारे तत्वों के गुणधर्म को लिख दिया और दिखा दिया। क्या किया, एक दीवार पर बढ़िया चिपका दिया, सब कार्ड लाइन से उन कार्डों को चिपका दिया दीवार पर। क्लियर हो गया, ये काम इन्होंने किया और देखा कि अधिकांश तत्व अपने परमाणु क्रमांक आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए थे। क्या हो गया, इन्होंने क्या देखा कि अधिकांश तत्व अपने परमाणु के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। 63 कार्ड बढ़िया लाइन से उन्होंने लगा दिए और ये देखा। अच्छा, अब इनकी सारणी की उपलब्धियां क्या थी वो समझते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है कि इनकी सारणी क्या थी, इन्होंने कौन सा नियम दिया था आप लिख सकते हैं, और इन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया है। तो ये बातें अब हम क्या सीखेंगे कि सारणी की, मेंडलीव की सारणी की उपलब्धियां क्या थी, उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो आपका था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, तो आवर्त सारणी के विषय में पता हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं गुण एवं दोष। क्या पढ़ेंगे, उनके गुण क्या थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी और उनके दोष क्या थे। तो आई होप कि आपको ये सारणी जो है वो क्लियर हो गई होगी, एकदम बढ़िया अच्छे से समझेंगे कि इनकी कमियां क्या थी या दोष क्या थे। दोष और कमी को पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने फिर उस सारणी को फिर से संशोधित किया था। तो क्यों संशोधित करना पड़ा, क्या कमियां रह गई थी, क्या दोष थे जिनकी वजह से उन्हें संशोधित करना पड़ा, तो इन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था, हाइड्रोजन का स्थान, ये हेडिंग थी उनके दोष की। तो इसमें क्या था, क्योंकि देखो इन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने सुनिश्चित किया, क्योंकि देखो हाइड्रोजन क्षार धातुओं की तरह होता है। जैसे लिथियम है, लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो जैसे इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये सब क्या है, क्षार धातुएं। तो उसी तरह हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इनको भी क्षार धातुओं के साथ रखा गया। ये किसका कहना था, मेंडलीव का कहना था। ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें तो वो है कि समस्थानिकों का स्थान, समस्थानिकों का भी स्थान इन्होंने, समस्थानिकों का स्थान सुनिश्चित कर दिया था। समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3,
तो ये था पहला हाइड्रोजन का स्थान। उन्होंने कहा कि लिथियम जो है, सोडियम जो है, पोटेशियम जो है, ये सारे क्या है आपके मतलब बाह्यतम कोश में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, क्षार धातुओं के साथ अपक्रिया करेंगे। तो क्षार धातुओं के साथ जब अपक्रिया करेंगे तो इसीलिए इनको भी, हाइड्रोजन को भी उन्हीं के साथ रख दिया। क्लियर था कि क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको ये रख दिया हाइड्रोजन के स्थान। तो हाइड्रोजन का स्थान भी उन्होंने क्लियर कर दिया। और ये भी कहा कि हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा। समस्थानिक का स्थान क्लियर कर दिया। तीसरा एक बात उन्होंने कहा कि तत्वों की स्थितियों में अनियमितता होती है। क्या कहा, तत्वों की स्थितियों में अनियमितता होती है। वो कैसे होती, क्योंकि अभी हमने बताया कि प्रत्येक तत्व, क्या बताया, प्रत्येक तत्व कुछ सारणी में कुछ आगे बढ़ने पर उस तत्व के गुणधर्मों की फिर से आवृत्ति हो जाती है। ये एक अनियमितता थी, ये भी इन्होंने क्लियर किया। तो इस तरह से ये इनके गुण एवं दोष थे। अब हम अगले टॉपिक में अपने, क्योंकि यहाँ पर तत्वों का हमने क्या बताया, तत्वों की आवर्त सारणी बताई कि आवर्त सारणी में उन्होंने कैसे अपनी डिफिनीशन दी, आवर्ती फलन क्या होता है और इनके दोष एवं कमियां क्या थी, किस वजह से इन्होंने इनको फिर संशोधित करना पड़ा। तो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपके कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या होती है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, टाइम कम है, इसलिए आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।